नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो सीरीज हर मेनी शेड्स में। सोशल वर्क सिर्फ सेवा का काम नहीं होता है, यह ग्राउंड रियलिटी को समझने, कम्युनिटी के साथ खड़े होने और चेंज लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज हम मिल रहे हैं एक ऐसी महिला से जो सोसाइटी के उन हिस्सों की आवाज़ बनी हुई है जो अक्सर दब जाती है। फील्ड वर्क, अवेयरनेस प्रोग्राम और पब्लिक इंटरेक्शन के बीच वो कमिटमेंट और एम्पैथी के साथ लोगों की समस्या को समझने की कोशिश कर रही है। लिमिटेड रिसोर्सेस, इमोशनल चैलेंजेस और सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटीज के बावजूद वो अपने विजन में आगे की तरफ बढ़ रही है, पीछे नहीं हट रही है। तो चलिए आज बात करते हैं मिसेस भारती पाटीदार से, जो सबसे पहले एक होम मेकर है, साथ में एक सोशल वर्कर भी हैं, जो अपनी सर्विस और सेंसिटिविटी के साथ में समाज में सकारात्मक बदलाव ला रही है। भारती जी, स्वागत है आपका हमारी वीडियो सीरीज हर मेनी शेड्स में। जी नमस्कार। नमस्कार भारती जी, जैसे कि आप होम मेकर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं और अपने वार्ड की पार्षद भी हैं, तो इतना मल्टीटास्किंग आप रहते हैं, तो सब कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि घर में भी ज़रूरत रहती है और सोशल वर्कर है तो समाज को भी ज़रूरत है और पार्षद है तो वार्ड को भी ज़रूरत है आपकी, तो कैसे सब कुछ मैनेज करती हैं आप? जी देखिए ना, मेरा खुद का मैं जो अनुभव बताऊं, क्योंकि मैं पली बड़ी भी संयुक्त परिवार में हूं और आज हमारा एक अच्छा भरा पूरा परिवार है, संयुक्त परिवार है, जिसमें मम्मी है, बड़ी भाभी है और पापा है, बड़े भैया हैं, बच्चे हैं। तो चूँकि अलग अलग व्यवहारिक लोगों से और अलग अलग नेचर के लोगों के साथ कैसे मैनेज करना है और कैसे काम को मल्टीटास्क के हिसाब से कंप्लीट करना है, वो मैं कर लेती हूँ। और दूसरी बात, जैसे आपने कही कि आप होम मेकर हैं, पहले तो होम मेकर में यही चीज़ें मैंने सीखी हैं कि किस तरह से सभी सदस्यों के साथ मैनेज करके चलना है और कैसे सभी का ध्यान रखना है। तो उसी से मुझे सीख मिली और मैं आगे बढ़ी। और जैसे मैंने सोशल वर्क स्टार्ट किया था लगभग 7-8 साल पहले, तो चूँकि पहले समाज में मैं एक्टिव हुई, हमारे समाज है पाटीदार समाज जी, उसमें महिलाओं को लेकर हमने जागरूकता लाने का प्रयास किया और समाज की महिलाओं के बीच में समाज की महिलाओं को कैसे आगे लाया जाए उसको लेकर काम किया। और आज मैं पाटीदार समाज में महिला अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत हूँ। अच्छा, तो ये मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने बताया नहीं। उस नाते भी मैंने ना महिलाओं के लिए अभी 2-3 बार मैंने एक महिला प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया। उसमें ऐसी महिलाएं जो घर का भी काम करती हैं और सेल्फ खुद का बिजनेस करती हैं और सेल्फ या तो कहीं जॉब में हैं जो डेली अटेंड करती हैं, तो ऐसी महिलाओं को हमने सम्मानित किया था, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी में भी मोटिवेशन आए। दूसरा, मैंने महिलाओं को लेकर एक एग्जीबिशन लगाई थी जो हमारी समाज के आधारित थी। वो ज़्यादा बड़े रूप में नहीं थी, लेकिन हमने छोटे स्तर पर स्टार्ट किया इसको, कि जो महिलाएं जिनमें प्रतिभाएं हैं, जैसे मान लो हर कोई जॉब नहीं करता है, सभी महिलाएं, कोई गृहिणी है तो कोई किसी काम में दक्ष है, तो किसी ने आर्ट एंड क्राफ्ट में अपनी प्रतिभा को निखारा, किसी ने होम मेकर के रूप में जैसे बेकरी का काम किया, तो किसी ने अच्छा जैसे साड़ी का जो है बिजनेस शुरू किया। तो इस प्रकार किसी ने राखी मेकिंग करके राखियाँ बनाकर राखियों को सेल किया। तो ऐसे हमने महिलाओं को प्लेटफॉर्म दिया ताकि वो अपनी प्रतिभाओं को निखारें और उनको आगे भी बड़े स्तर पर भी ले जाने का प्रयास करें। और तीसरा आती हूँ मैं वार्ड पार्षद के रूप में। तो चूँकि ट्रेनिंग तो मेरी घर में ही हो चुकी थी, तो ट्रेनिंग तो है ही है कि हाँ, पेशेंस भी है सुनने का और काम करने का भी जज्बा है। तो उस नाते, पार्षद होने के नाते, मैंने फर्स्ट में ही ये चुनौती स्वीकार करी कि मुझे लोगों का काम करना है और सहज रूप से करना है। तो जब भी जनता की कोई परेशानी आती है, जैसे किसी भी काम को लेकर, छोटे मोटे काम को लेकर, तो उसका एक फर्स्ट पहलू होता है कि जनता की आशा और अपेक्षाएं बहुत रहती हैं और चूँकि इतना काम हम ज़मीनी स्तर पर नहीं कर पाते हैं, तो चुनौतियां बहुत रहती हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि बड़े ही धैर्य के साथ और सुनकर समझकर समाधान की ओर जाना। तो मैंने यही मंत्र अपना रखा है कि पहले उसको समझना और किस प्रकार से समाधान करना, समस्या नहीं बनते हुए समाधान करना। तो उसको लेकर मैं खुश भी हूँ और मेरी बताना चाहूँ कि आज मतलब जो मेरी वार्ड की जनता है वो मुझे एक्सेप्ट करती है और स्वीकार्यता भी है। खुश है आपसे, वो खुश है।
ये सबसे अच्छी बात है ना। जी। परिवार का सपोर्ट रहता है इतना सब काम करने के लिए? जी, मेरा परिवार का मेरा पूरा भरा सपोर्ट है, मम्मी का भी सपोर्ट है, पापा का भी है, चूँकि मेरे हस्बैंड जो पॉलिटिशियन हैं, उनका भी मुझे पूरी तरह से सपोर्ट है। आप दोनों हस्बैंड वाइफ पॉलिटिशियन है मतलब? जी। तो घर में कैसा माहौल रहता है मतलब? माहौल अच्छा रहता है, हम लोग घर पर इस प्रकार का माहौल क्रिएट नहीं होने देते हैं कि हम पॉलिटिशियन हैं। हाँ वही। तो घर में घर जैसे ही रहते हैं, सबसे छोटे हैं हम घर में दोनों, तो बड़ों की बात मानना घर में, वही मैं पूछ तो वो पूरा उस हिसाब से होता है। मैं घर की छोटी बहू हूँ तो बड़ों की रिस्पेक्ट और वो सब घर पे घर जैसा ही माहौल रहता है। क्योंकि एज अ पार्षद तो आपको ऑर्डर देने की आदत है कि ये काम करना है वो काम करना है। नहीं, घर पर ऑर्डर नहीं चलते हैं, घर पे सबकी सुननी पड़ती है। जैसे आप सोशल वर्कर हैं तो एक महिला होने के नाते क्या क्या कठिनाई, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इस फील्ड में? सबसे बड़ी कठिनाई महिला होने के नाते, और महिला मतलब मैं सोशल वर्कर हूँ, तो महिलाओं के सामने सबसे बड़ी कठिनाई ये आती है कि जैसे किसी काम को लेकर जाना है महिलाओं के पास, या किसी काम को लेकर उनको जागरूक करना है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल महिला क्या सोचती है, वो अपने आप को एक सीमित दायरे में सीमित कर लेती है। जैसे कि मैं तो फैमिली में है कोई महिला, तो वो या तो पत्नी के रूप में रहना पसंद करेगी या एक बहू के रूप में ही रहना पसंद करेगी, उसको बाहर कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे में हमको बड़ी दिक्कत आती है कि उनको कैसे जागरूक करें। तो मेरा ये मानना है कि महिलाओं में सर्वशक्ति विद्यमान है, वो शिक्षा के क्षेत्र में भी उसमें नॉलेज है, आज वो प्रत्येक क्षेत्र में अच्छा कर सकती है। तो महिलाओं को जब हम कुछ काम लेकर जाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि वो अपने आप को नेतृत्वकर्ता के रूप में कभी नहीं आने देती आगे। एक ये भाव रहता है कि मैं कैसे करूँ, है ना? बस, तो वो अगर वो उस डर को भगा दे तो वो सच में समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। क्योंकि समाज में अगर हम महिलाओं में बदलाव चाहते हैं तो महिलाओं को ही आगे आना होगा, और चूंकि महिलाओं का नेतृत्व बहुत कम है, इसलिए हम इतना उनके बीच में नहीं जा पाते हैं जितना हम जाना चाहते हैं और जितना उनको आगे लाना चाहते हैं। और इसीलिए हम बात भी कर रहे हैं ताकि सुनकर कोई तो मोटिवेट हो, कोई तो आगे आए इस बात को सुनकर। जैसे आप बहुत सारे महिलाओं से रिलेटेड सोशल वर्क में केस देखती होंगी कि किसी को क्या समस्या है, किसी को क्या समस्या है, तो कोई ऐसा मन से टच केस हो जो आपको हमको सुनाना चाहेंगे? महिलाओं के लिए एक्चुअली समस्या क्या है, सरकार गवर्नमेंट योजनाएं बहुत बनाती है, चूंकि धरातल पर जिन महिलाओं के लिए वो योजना बनती, वास्तविकता में उनका लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता है। तो बहुत बार क्या होता है कि बहुत जो आर्थिक रूप से सक्षम महिलाएं नहीं हैं, उनको हमसे ऐसी आशा और एक्सेप्टेशन रहता है कि हम उनकी मदद करें। तो मेरा एक माध्यम रहता है कि मैं एक माध्यम हूँ उनकी तरफ योजनाएं पहुँचाने का। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी महिलाओं को, जहाँ पर जैसे कुछ प्रशिक्षण कौशल केंद्र हैं हमारे गवर्नमेंट के, या फिर कोई गवर्नमेंट की उद्यमी योजना है, उनसे उनको जोड़ूं और उनको लाभ दिला सकूं। तो ऐसा मेरा प्रयास रहता है। कोई केस अगर वो बताना चाहें आप हमको कि मैंने उसके लिए किया और वो प्रसन्न हुई, मेरे को, मेरे मन को संतुष्टि हो गई? हाँ जी, जैसे मेरे इसमें मैंने 3-4 महिलाएं ऐसी हैं जिनको जैसे एक जो आप कहते हैं ना, प्रधानमंत्री के द्वारा मुफ्त अनाज योजना एक चलती है, और अत्यंत गरीब महिलाएं, उनको सिर्फ इसलिए उससे वंचित कर दिया गया क्योंकि उसके पास बीपीएल कार्ड नहीं था। तो मैंने उसकी लड़ाई लड़ी और 3 से 4 महिलाओं को उस योजना से जोड़ा, और आज वो मुझसे कहती है कि दीदी आपने हमारे लिए बहुत अच्छा किया, क्योंकि हमको वास्तविकता में हमको इसकी ज़रूरत खाने के लिए। हाँ, खाने के लिए जो अनाज मिलता है, चूँकि मजदूर वर्ग की महिलाएं हैं तो वो उनको कहीं ना कहीं इतनी मजदूरी भी नहीं मिलती कि वो उसका पालन पोषण कर सके, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। और वास्तव में ये योजना उन्हीं लोगों के लिए है जिनको वास्तव में इनकी ज़रूरत है। तो ऐसी महिलाएं, वो चाहे किसी भी वर्ग से हो, चाहे जनरल कैटेगरी से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे SC ST हो, अगर वास्तव में वो हकदार है तो वो उसका हक उसको मिलना चाहिए। एक केस और मैंने सुना था कि आपने कोई कैंसर पेशेंट को भी हेल्प किया था, वो क्या था? जी, हमारे वार्ड में बहुत लंबे समय से कैंसर पीड़ित हैं, और वो एक्चुअल में जनरल कैटेगरी से आते हैं। तो उनके सामने एक बड़ी दिक्कत आ रही थी। उन्होंने जब मुझसे बात करी कि मैडम मैंने सब प्रयास कर लिया, मेरे पास बीपीएल कार्ड नहीं है, तो मुझे इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो फिर मैंने बात करी, नगर पालिका बात करी, मैंने सिविल हॉस्पिटल में बात करी, तो वहाँ से मैंने फिर उनको सारे कागज़ वगैरह सब अपडेट करवा के मैंने कलेक्ट्रेट मैडम के पास भेजा, और मैडम ने उनको आयुष्मान के लिए स्वीकृति दे दी, और आयुष्मान उनका बन गया।
उसके बाद वो ऑपरेशन के लिए अहमदाबाद गए और उनके मुंह पे जहाँ पर उनको कैंसर था बहुत बड़ा, तो उनका फ्री में आयुष्मान कार्ड योजना से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजना चलाई गई है उससे उनका ऑपरेशन हुआ और आज वे बहुत खुश है और मेरे पास मिठाई लेकर आए थे। मैं कहा नहीं, मुझे इसमें बस आत्मसंतुष्टि है कि आपका ट्रीटमेंट हो गया और आप स्वस्थ हो और आज आप अपने परिवार के बीच में हो, मेरे लिए ये सबसे बड़ी खुशी है। और मैं सोचती हूँ उनके जो ब्लेसिंग आशीर्वाद है शायद वही आपको आगे बढ़ा रही है। ऐसे लोगों का आशीर्वाद बहुत वैल्यू रखता है कि वो जी। मन से आशीर्वाद देते हैं आपको। जी जी, आशीर्वाद रहता है उनका। जी जी। आप सोशल वर्कर हैं तो आप क्या क्या काम करती हैं, मतलब सोशल वर्क में मेन मोटो क्या रहता है आपका? और सोशल वर्क में मेन मोटो ये रहता है कि सबसे ज़्यादा जो महिलाएं हैं जो घरेलू कामकाज में व्यस्त रहती है उनको अन्य रोजगार से जोड़ना। जैसे मैंने बताया अभी आपको कि हमारे गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है जो महिलाओं के लिए हैं, लेकिन उनको बारे में उनको पता ही नहीं है। तो वास्तव में जिनको जरूरत है उन महिलाओं को ऐसे रोजगार के माध्यम जो उनको बताना कि भाई इस प्रकार से अगर आप करेंगी या फिर समूह लोन लेगी या फिर जो भी, जैसे मान लो अभी लखपति दीदी योजना चली है, ड्रोन दीदी है, तो उनसे उन महिलाओं को जोड़ना ताकि उनको रोजगार भी मिले और एक महिला सशक्तिकरण भी हो। दूसरा हमारा मोटो रहता है कि अगर महिलाएं अगर किसी समूह में एकत्रित है या फिर किसी समूह बनाकर उनको ये शिक्षा देना कि भाई आज का जो बेस बना हुआ है एजुकेशन का वो सिर्फ पढ़ाई को लेकर है कि कैसे पढ़ाई को लेकर आगे बढ़ा जाए, बस खाली वो पढ़ना किताबी ज्ञान जिसको कहा गया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि महिलाओं को किताबी ज्ञान के अलावा अपनी जो आने वाली पीढ़ी है, अपने जो बच्चे हैं, उनमें एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। वो व्यक्तित्व ऐसा हो जो नैतिक मूल्यों पर आधारित हो और कुछ आदर्श हो उनके जीवन के, जिससे वे एक अच्छा जीवन जी सके और उनको फिर आगे आने वाली पीढ़ी अपना आदर्श समझे, ये मेरा मानना है। तो हम महिलाओं को इस प्रकार से भी जागरूक करते हैं कि आप तीसरा एक और हम समूह बनाकर हम ये कोशिश करते हैं कि हम जैसे हमको पर्यावरण में जो देखते हैं कि पॉलीथीन से बहुत नुकसान हो रहा है, तो हमने अभी बीच में वार्ड में ही 2-3 जगह पे पॉलीथीन मुक्त ऐसा अभियान चलाकर सभी को कपड़े की थैलियाँ फ्री ऑफ कॉस्ट वितरित करी थी ताकि सभी का जागरूकता आए लोगों में और पॉलीथीन का उपयोग नहीं करें। तो प्लांटेशन भी आपका मोटो रहता है ना? हाँ, वार्ड में किया है आपने? हाँ जी, कहाँ पर, कैसे बताइए? तो मैडम प्लांटेशन का ऐसा है कि जब मैं पार्षद बनी थी तब मैंने देखा कि मेरे वार्ड में 39 बगीचे हैं। तो मैंने देखा कि बगीचे कुछ बने हुए हैं, जैसे कि मैं कहना चाहूँगी 10 से 12 बगीचे जो अच्छे निर्माण करे हुए हैं, लेकिन अंदर बहुत खस्ता हालत थी उनकी। तो सबसे पहले मेरा विज़न था कि मैं कम से कम फर्स्ट में 2 से 3 बगीचों का पुनर्निर्माण करवा सकूं और उनको अच्छा सौगात जनता को दे सकूं। तो मैंने जो पुराने बने हुए थे उनकी सफाई करवाकर उनकी बाउंड्री वाल वगैरह कलर वलर करवाया। उसके बाद जब वृक्षारोपण की बात आई तो सबसे पहले मैंने वहाँ के आसपास के क्षेत्र का एक ग्रुप बनाया महिलाओं का। तो जब ग्रुप बना तो उन महिलाओं में बहुत अच्छी ये बात लगी मुझे कि मैंने उनको जोड़ा, तो उनको अच्छा लगा कि चलो पार्षद जी हमको उनके काम में हमको जोड़ रहे हैं। तो ऐसे मैंने जनता को जोड़ने का प्रयास किया और जहाँ पर भी मैंने वृक्षारोपण किया वहाँ के आसपास की पब्लिक से ही पौधे लगवाए ताकि उनकी केयर भी वही करे, उनका संरक्षण भी वही करे। और आज बड़ी खुशी की बात है कि मेरे यहाँ पर कम से कम 3 साल में हमने 8 से 10 बगीचों का जीर्णोद्धार किया है और उनमें पौधारोपण करके उनको स्वच्छ और सुंदर वातावरण बनाकर दिया है। तो जनता भी खुश है और कहीं न कहीं मुझे एक सकारात्मक बदलाव दिखता है कि नहीं, पर्यावरण के लिए, संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए जनता खुश है और जनता आगे आ रही है। अच्छी बात ये कि आपने टीम बना के काम किया और अपने वार्ड को ही जोड़ा ताकि एक उनको भी अटैचमेंट रहता है, गार्डन से भी रहेगा, वो केयर भी कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और उद्यान के क्षेत्र में और मैं आपको एक एग्जाम्पल और देना चाहूँगी कि इस बार मेरा जन्मदिन था 11 जुलाई को, तो इस बार मैंने कुछ नया सोचा। और जैसा कि हमको पता है कि देश में प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सिंदूर ऑपरेशन किया था, तो उसी से प्रेरित होकर मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे यहाँ पर गार्डन बहुत है, तो एक गार्डन का विकास सिंदूर उद्यान के नाम से उसको नाम दिया जाए और उसमें वृक्षारोपण किया जाए। तो फिर मैंने एक प्लानिंग करी कि जितने भी हमारे यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक हैं
उन सैनिकों से संपर्क किया और उनसे बात करी कि मैं आपके नाम से एक पौधा लगाना चाहती हूँ, तो अगर आप सम्मिलित होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो सभी ने सहमति देकर वो सब सम्मिलित हुए और हमने लगभग 50 से 60 पौधे सिंदूर के लगाए। उसके अलावा भी अन्य हमने फलदार पौधे लगाए। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि वो सारे सैनिक जिनके नाम के वहाँ पर पौधे लगे हुए हैं, वो प्रत्येक संडे के दिन आकर उस उद्यान में आते हैं, श्रमदान करते हैं। और अच्छा लगता है मुझे ये देखते हुए कि सभी उसमें सहभागी बन रहे हैं और कहीं ना कहीं मेरा पौधा लगाना, सिंदूर के पौधे लगाना सार्थक हुआ है। ये गार्डन है फार्मेसी कॉलेज रोड जो जाता है गांधीनगर में, उसी रोड पर है और MIS स्कूल के जस्ट पास में ये सिंदूर उद्यान है। तो अभी मैं आप कोई विजिट करें तो बिल्कुल सिंदूर उद्यान में ज़रूर विजिट करें। जैसे आप मल्टीटास्किंग है मैम, तो कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसे देखने को मिलती है जिससे मन विक्षिप्त हो जाता है, तो फिर खुद को बैलेंस कैसे करती हैं कि बहुत सी बार कुछ ऐसी चीज़ होती है रात को सोने नहीं देती हमको, तो फिर मन को शांत कैसे करती हैं? जैसे कि मैंने बताया अभी कि चूँकि मैं जॉइंट फैमिली में रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शुरू से मतलब सबके व्यवहार के प्रति मुझे थोड़ा सा नॉलेज है कि किसको कैसे हैंडल करना है, तो मैं उसको दिमाग पर हावी नहीं होने देती हूँ। क्योंकि मेरे वार्ड में भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जैसे कि हम लोगों को जितना हमने वादे किए हैं उतना हम नहीं निभा पाते हैं, या कभी ऐसा होता है कि जैसे कि कुछ भी गवर्नमेंट का कोई काम है और उसको वहाँ पर क्रियान्वयन करना है, तो उनको पहले मेरा प्रयास करती हूँ कि पहले जनता को उसमें सम्मिलित करूँ, उसके बाद उसका प्रॉपर उसमें क्रियान्वयन करूँ ताकि मुझे परेशानी ना हो। और जनता को सम्मिलित करने का सबसे बड़ा एक फ़ायदा होता है कि कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे मैं बता देती हूँ कि मान लो कुछ भी काम हो रहा है, रोड बन रही, सड़क बन रही है, तो मैंने वहाँ पर ही एक समिति बना दी जो उसका निरीक्षण करती है, और कुछ लगता है उनको तो वो मुझे फॉलो करते हैं या फिर मुझे कॉल करके बताते हैं कि मैडम ये दिक्कत है। तो उससे उनका भी समन्वय हो गया, मुझे भी सीखने को मिला। और चूँकि बहुत सारे ऐसे आशीर्वाददाता हैं जो मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं मेरे कामों के लिए, तो उससे मुझे कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। क्योंकि हम पूरे टाइम महिलाओं की बात कर रहे हैं, हाँ। तो आपके हिसाब से महिला सशक्तिकरण क्या है? महिला सशक्तिकरण में देखना चाहूँगी कि सिर्फ शक्ति को ही हम महिला नहीं कहें, या फिर सिर्फ शक्तियों के समागम को हम महिला सशक्तिकरण नहीं करें। क्योंकि महिला सशक्तिकरण का हम देखते हैं कि जो घर में रहती है वो भी एक महिला सशक्त महिला है। वो ऐसा नहीं कि हम कोई शिक्षा के क्षेत्र में कोई आगे है या फिर कोई किसी भी क्षेत्र में आगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि जैसे मान लो घर में है कोई महिला, आज मैं मेरी खुद की माता जी उनका उदाहरण दूँ, भले सासू माँ का, तो उन्होंने एक अच्छी महिला की भूमिका में हम सबको रखा है और अच्छी परवरिश दी है, तो वो भी एक महिला सशक्तिकरण है। दूसरा एग्जाम्पल अगर एजुकेशन के क्षेत्र में हम देखते हैं तो महिलाएं उसमें भी आज तो हम देख ही रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ रही है। लेकिन संपूर्ण महिला सशक्तिकरण तब होगा जब महिलाएं मेंटली भी सशक्त होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मानसिक रूप से महिला पीछे आ जाती है वापस से। कई चुनौतियां ऐसी होती है जिनको वो सामना नहीं कर पाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी चुनौती को हम धैर्यपूर्वक उसका सामना करें और सोच समझकर आगे बढ़ें, तो कहीं ना कहीं महिलाएं सशक्त रहेगी। आपका कोई अनुभव हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहती हो, जिसे देखकर मतलब या महसूस करके आपको भी लगा हो कि आपके द्वारा किया हुआ काम समाज में सकारात्मक बदलाव ला रहा है? हाँ, चूँकि मैं वार्ड पार्षद होने के नाते मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो अत्यंत पिछड़ी महिलाएं हैं वो अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक नहीं रहती है। तो मेरे दिमाग में एक थिंक आई कि भाई क्यों ना मैं इनके लिए एक स्वास्थ्य जागरूकता शिविर लगाऊं। तो मैंने डॉक्टरों से संपर्क किया और उसमें डॉक्टरों की टीम ने भी मुझे सहमति दी, और मैंने वार्ड में निवासरत महिलाएं जो ऐसी अत्यंत पिछड़ी महिलाएं जो मेरे संपर्क में नहीं है, लेकिन फिर भी उन तक मैंने संपर्क किया अन्य महिलाओं के माध्यम से और उन तक ये सूचना पहुंचाई कि आज वार्ड में शिविर है जिसमें आपकी सभी प्रकार की जांच, जैसे अधिकतर महिलाओं में हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर भी उनका ऊपर नीचे रहता है, कहीं ना कहीं आजकल B12 की कमी भी हो रही है। तो इस प्रकार की सारी जांचें मैंने निःशुल्क करवाई और उन तक रिपोर्ट भी पहुंचाई, और जो उचित दवाइयाँ थी वो वहीं पर उपलब्ध करवाई, और उसके साथ उनको फूड बास्केट भी हमने वितरित किए ताकि वो उनका पोषण सही से कर सकें।
थैंक यू सो मच भारती जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज की बातचीत कोई कार्यक्रम नहीं है, यह एक सोच है जिसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। सोशल वर्कर कोई जॉब या पद नहीं होता है। बहुत सी बार बिना पहचान, बिना तालियों के, बिना किसी न्यूज़पेपर में आए, निस्वार्थ भाव से चुपचाप अपने काम को करना पड़ता है। एक सोशल वर्कर किसी के दुख को देखता भी है, महसूस भी करता है और उस दुख को कम करने का प्रयास भी करता है। भारती जी जैसे लोग हमें समझाते हैं कि बदलाव बड़े मंच से नहीं, छोटे छोटे कदमों से आता है। इसी आशा के साथ कि मानवता की ये लोग कहीं बूझने ना पाए कि 2 लाइनें आपके लिए कि बड़ा मुश्किल है सोए हुए शहर को जगाना, बड़ा मुश्किल है सोए हुए शहर को जगाना, कभी कभी खुद को जलना पड़ता है एक चिंगारी लगाने के लिए। धन्यवाद, आपने हमको सुना और हमें सुनकर समाज के प्रति एक समर्पण जरूर लाएं। थैंक यू सो मच।